नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 15 अगस्त 2023, जिस दिन आप आजादी का जश्न मना रहे हैं, जिस दिन आप स्वतंत्रता संग्राम को याद कर रहे हैं और उस संविधान को याद कर रहे हैं जिसने आपको आजादी से हिंदुस्तान में बोलने, लिखने, पढ़ने, जीवन यापन की इजाजत दी है। लेकिन उसी दिन, यानी आज 15 अगस्त के दिन, नरेंद्र मोदी की सरकार की एक मंशा सामने आई है और ये मंशा है भारत के पवित्र संविधान को बदलने की। संविधान बदलने की ये बात किसी बहुत छोटे स्तर से नहीं आई है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने विस्तार से बताया है कि संविधान बदलने की जरूरत क्यों है। एक ऐसे व्यक्ति ने आलेख लिखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा है। उस व्यक्ति का नाम है विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने आज 15 अगस्त के दिन एक लेख लिखकर संविधान बदलने की जरूरत रेखांकित की है। अगर यूं कहा जाए कि उन्होंने भारत के संविधान को बदलने वाला, जो आने वाले कल का संविधान होगा, उसका विजन डॉक्यूमेंट, एक तरह से दृष्टि पत्र पेश कर दिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने पत्रकार और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, भारत की जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है उसमें वर्षों तक बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर चुके आदरणीय दिनेश के बोरा जी हमारे साथ हैं। दिनेश बोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार। मैंने आज सुबह जी बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। दिनेश जी, मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने बड़े विस्तार से इस खतरे की तरफ हम सबका ध्यान आकर्षित किया है। असल में विवेक देबरॉय क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भारत का संविधान बदलने की ओर अग्रसर है? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों का बनाया हुआ भारत का संविधान बलाए ताक रख दिया जाएगा? दिनेश बोरा जी, उस लेख के बारे में, विवेक देबरॉय का जो मूल विचार है उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार पाठक जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है हमेशा कि मैं जब भी आपके साथ आता हूं तो कुछ ना कुछ आपसे सीख कर जाता हूं। और देशवासियों को इस आज़ादी के दिवस की मंगल कामनाएं। लेकिन सुबह जैसे ही मैंने आज के पेपर स्कैन करने शुरू किए तो शायद मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगा। हमारे कार्यक्रम के अंदर आपने ही बहुत बार इस बात पे चर्चा की कि अगर मोदी जी अगली बार आए तो आपको ये संविधान जो है ताक पर रखा हुआ दिखाई देगा। आपने और कई और हमारे जो विश्लेषक बंधु हैं उन्होंने इस बारे में काफी विस्तार से बातें की हैं। लेकिन आज उसका पहला प्रारूप देख के मैं भी कांप गया। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। नॉर्मली जो बड़े भारत के न्यूज़पेपर्स हैं उनके इकोनॉमिक न्यूज़पेपर सुपर स्पेशलाइज्ड होते हैं हमेशा, और जिसमें गंभीर किस्म के लेख और टिप्पणियां आती हैं जो कि उनके आम न्यूज़पेपर से थोड़ी अलग किस्म की होती हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदू का हिंदू बिजनेस लाइन है, वैसे ही हिंदुस्तान टाइम्स का एक मेजर न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, जिसका नाम मिंट है। और ये उसका एडिटोरियल पेज है आज का। और एडिटोरियल पेज में खासतौर से ये जो आर्टिकल है जो मेरे सामने है, जहां पर लिखा है कि देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब मैंने हेडलाइंस देखी तो मैंने माथे पे हाथ लगाया कि एम आई रीडिंग द राइट काइंड ऑफ थिंग, कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। क्योंकि जब मैंने देखा कि इसको विवेक देबरॉय ने लिखा है, जो स्पेलिंग यही है विवेक। दिनेश सर, इस हेडिंग को हिंदी में हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार साझा कर दें। देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरूरत आन पड़ी है कि वी द पीपल, हम भारतीय जो हैं, अब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर चले जाएं और पुराने को छोड़ दें। बड़ी सिंपल सी बात है ये।
जी। यानी कि ये संविधान को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल नए संविधान की बात कर रहे हैं। बदलने की बात तो तब होती है कि जब वो ये कहें कि अमेंडमेंट हो तो काम हो जाएगा, वो कहते हैं अमेंडमेंट नहीं चाहिए। लेकिन उसके नीचे एक बाईलाइन दी हुई है छोटी वाली, यहां पर ये, इस बाईलाइन में क्या लिखा है सब वो भी हेडिंग। मैं आपको बताता हूं। जी। जी, सब हेडिंग। जी। सब हेडिंग है। जी। ये कहते हैं कि अमेंडमेंट्स विल नॉट डू, अमेंडमेंट करके फायदा नहीं होगा। इफ वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, जरूरत जी। यह है कि अब अमेंडमेंट ना किए जाएं, अब ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाया जाए, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गई थी, और वहां से हम पहले प्रिंसिपल से, यानी कि वी द पीपल इज द फर्स्ट वर्ड, जो देखा जाए तो भारत के संविधान का, जी। उसको ही रिप्लेस करने की बात हो रही है कि ये दरअसल वहां से पहले वर्ड से लेके और आखिरी शब्द तक अब एक नया संविधान लिखने का समय आ गया है। दरअसल काफी चीजें उन्होंने कही। उनका कहना जी। है कि जो हमारी पास्ट ग्लोरी है, मुख्य मुख्य मुद्दे में गिनाता चला जाऊंगा यहाँ पे, जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिक्लेम करने की जरूरत है, यानी कि हमारी विरासत को वापस लाने की जरूरत है। वो विरासत जो कि बहुत ही शानदार है, और उसका जो प्रतिरूप है वो सेंगोल है, ये वर्ड इसमें यूज किया गया है। उसका जो प्रतिरूप है वो सेंगोल है, जो मोदी जी ने नई संसद में स्थापित किया पूजा पाठ करके। तो दिनेश आगे सर, क्या ये दिनेश सर, सेंगोल के बहाने क्या ये किसी एक तंत्रात्मक व्यवस्था वाले संविधान की बात कर रहे हैं दिनेश विवेक देबरॉय? क्योंकि सेंगोल तो एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था का, राजाओं के एक दूसरे को राज्यारोहण के समय देने का एक राजदंड का प्रतीक था, और वो लोकतंत्र में तो उसकी कोई मान्यता है नहीं। जी दिनेश जी। जो सारा लेख मैंने पढ़ा और उसका जो लबो लुआब है वो यही है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो सब कुछ है, जो सब कुछ है। अब उसको जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन एक ही होगा जो सब कुछ होगा। जी। उसके अंडर में सब कुछ होगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो। ये भी है। मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आता हूं, और मैं बिल्कुल। वही जी। चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूं जो इस लेख में लिखी गई हैं। मैं कुछ अपनी ओर से उसमें ऐड नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊं, लेकिन जो मुझे समझ आएगा उनकी लाइनों का वो भी मैं साथ में आपको बिल्कुल। बताता हूं। दूसरा, वो कहते हैं कि अगले कुछ वर्षों की जो ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि 100 वर्ष तक पहुंचने की जो ट्रेजेक्ट्री होगी अमृत काल की, उसको अलग रूप में देखने की जरूरत है। यानी कि अभी कुछ साल बाकी हैं, 2047 तक करीब करीब समझ लीजिए 24 वर्ष बाकी हैं। तो 24 वर्षों में क्या हम जो नया इतिहास लिखना चाहते हैं उसके लिए ये संविधान उचित होगा? क्या उसके लिए एक नई सोच, नया विचार, नए संविधान की जरूरत नहीं होगी? ये उनके कहने का यहां पर मतलब है। फिर कहते हैं अगर हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री का गोल अचीव करना चाहते हैं और हम ओईसीडी कंट्रीज के बराबर आना चाहते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड जी। डेवलपमेंट, जो अमीर देश है काफी, उनके बराबर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? फिर कहते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनके जितने भी ज्यादा करके बॉम्ब शेल हैं सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल में है, पहले में उन्होंने कुछ जी। बातें कही। वो कहते हैं कि जरूरत यह है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है एमडीपीआई, और बाकी जो इंडेक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और साथ ही कुछ जो रियल एजम्पशंस होती हैं जीडीपी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, महंगाई के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में, 2047 से पहले उन सबको एक नए रूप में देखने की आवश्यकता होगी। फिर वो कहते हैं अगर मिडिल इनकम स्टेटस अब है और हायर इनकम स्टेटस पे जाना है तो बीमारू स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा। यहां तक तो थोड़ी दो तीन चीजें बहुत अच्छी आ जाती हैं, फिर अचानक से वो ओलंपिक के ऊपर आ जाते हैं और तुरंत कोट करते हैं सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, जिसको कि ये एक्चुअली लैटिन वर्ड्स हैं, तो ग्रीक वर्ड्स कह सकते हैं इसको। जी। इसका मतलब होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, यानी कि अगर हमको फास्टर जाना है, हायर जाना है, स्ट्रॉन्गर जाना है, तो हमें एक नई सोच की जरूरत होगी। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका जो प्रिज्म होगा, उसकी जो कंपास होगी, उसके जो बहुत सारे
एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स के नाम दिए: लेबर, लैंड, कैपिटल, मनी, टैक्स रिफॉर्म्स, रिप्रायोरिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कैसे, किस प्राथमिकता के साथ हम लागू करें वहां पर, रीलुक एट द रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड सोशल दोनों, साथ में रस्ट रिमूवल फ्रॉम द स्टील फ्रेम, यहां पर वो इशारा कर रहे हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता है, वहां पे जो जंग लगी है उसको कैसे छुड़ाया जंग जाए। लग गई जी। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवोल्यूशन, दिस इज वेरी डेंजरस। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड कहा जा रहा है, लेकिन डेवोल्यूशन वो है जो मनी केंद्र राज्यों से कलेक्ट तो करता है लेकिन उतना उसको वापस नहीं करता है। तो डेवोल्यूशन का उसमें स्टेटस क्या होगा, दोबारा से सोचने की जरूरत है उसके। ये कहा फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट्स एंड एंटरप्राइज, बेटर अर्बनाइजेशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एफिशिएंसी। वन कैन ऐड टू दिस लिस्ट, आप जो चाहो इसके अंदर ऐड कर लो, बट लेट्स कीप 2047 इन फोकस। वो कहते हैं दिनेश सर, हमको 2047 को फोकस में रखना होगा। जी, आप कुछ कह रहे थे। 2047 तक जाने के लिए, या 2047 का जो लक्ष्य है, हमारी आजादी का शताब्दी वर्ष होगा, उसमें वर्तमान संविधान जो है वो कहाँ आड़े आ रहा है? आखिर विवेक देबरॉय को दिक्कत क्या है इस संविधान से? क्या नए संविधान के जरिए देश पर जो धन्ना सेठों का राज लाने की कोशिश है, कहीं उसकी तरफ इसमें इशारा है? जी, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। जी। फिर आगे कहते हैं मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है, एवरीथिंग एल्स फॉलोस इट। जो संविधान हमारे पास होगा सब उसको फॉलो करेंगे। वी नो लॉन्गर पोजेस द वन वी इनहेरिटेड इन 1950। यहां पे जो कुछ लाइनें कही गई हैं वो बहुत खतरनाक है। जी। जी हाँ, उनका यह कहना है कि 1973 में हमने बेसिक स्ट्रक्चर में जो चेंज किया था, शायद वो सेकुलर वर्ड की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, तो जहां पर इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया था वो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये कहना बेमानी होगा कि उसके मूल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, जब पहले किया गया था तो अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये कहने का उनका मतलब है। उसके बाद कहते हैं कि 73 का जो जजमेंट है अप्लाइज टू अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए फ्रेश वन। वो किसी अलग संविधान के अंदर संशोधन नहीं किया गया था, इसी के अंदर संशोधन किया गया था। अब यहां से एक पहला बॉम्ब शेल आता है। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल, उनका जो अध्ययन ये कहता है कि दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ऑन एन एवरेज सारी दुनिया में, उसकी जो एज है सिर्फ 17 साल है। और फिर कहते हैं हमारे संविधान को तो 73 साल हो गए हैं। देखिए जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है, कहां से निकाल के लाए हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल से निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि एवरेज एज 17 साल है। इनको लगता होगा शायद कुरान, बाइबल, रामायण की भी एज होती होगी, फिर तो पूछना पड़ेगा विवेक देबरॉय से कि ऐसी कौन सी उनसे ये भी पूछना पड़ेगा कि अमेरिका का संविधान कितनी बार नया बनाकर पेश किया गया है। जी जी जी। तो ये कहते हैं कि हमारे तो 73 साल हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ये जो संविधान है, ये संविधान दरअसल आधारित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर। अब ये बात सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 हमारे बहुत सारी चीजों को संचालित करता है, आज भी करता है, मैं मानता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन अगली जो लाइन है ये विभत्स है। विभत्स इसलिए कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने खास तौर से आजाद भारत के अंदर, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हुई है, क्या जी जी, आजाद भारत के संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया बहुत सारे देशों से उसकी प्रेरणा ली, लेकिन जो अगला शब्द है वो हमारे आजाद भारत के संविधान निर्माताओं की हत्या है। तो वो क्या कहते हैं, आवर करंट कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली in that sense our constitution is a colonial legacy
वो हमारे संविधान को कॉलोनियल लेगेसी बता रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ औपनिवेशिक इंडिया विरासत बता रहे हैं। पे आधारित है। शर्मनाक है सर। हमारा आजाद हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब का संविधान, और ना जाने कितने विद्वानों ने एक साथ बनाया संविधान मिल बैठकर, उसे कॉलोनियल लेगेसी बता रहे हैं। भाई आईपीसी का कोड थोड़ी है जो कॉलोनियल लेगेसी जो हम आज तक यूज कर रहे हैं, या और बहुत सारे एक्ट हैं। ये कोई एक्ट थोड़ी है जो कॉलोनियल लेगेसी है। हमने तो फ्रेश अपना, इट इज अ फ्रेश मिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। ये बहुत बुरा शब्द है, मैं आपको बताऊं, जो कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए colonial legacy. I think I was shocked to just read it actually. फिर कहते हैं 2002 में एक रिपोर्ट थी एक कमीशन की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू करना चाहता था जी, बट इट वाज ए हाफ हार्टेड एफर्ट। अब वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। अब यहां से असली एजेंडा स्टार्ट होता है। हमें बहुत सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। कहते हैं वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले सिद्धांत से शुरू करना है, और पहला शब्द है वी द पीपल। यही से हम भारत के लोग, हम भारत के लोग की जगह क्या लाएंगे वे दिनेश सर? हम भारत के लोग की जगह अगर नया संविधान भी बनाएंगे तो कहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे? वे कौन होंगे जो भारत के संविधान को मानेंगे? मैं भारत का राजा, हाँ, यहां से शुरू हो सकता है। मैं भारत का राजा। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया नीड फॉर 2047? 2047 के लिए हमें कैसा संविधान चाहिए होगा? ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं अब यहां पर। फिर कहते हैं हमें कितने राज्यों की जरूरत होगी? अब यह राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमें कितने राज्यों की जरूरत होगी? गवर्नेंस इज अबाउट प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड। गवर्नेंस का मतलब है कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सरकार सहायता करे, चीजें प्रोवाइड करे जो उनकी डेली की जरूरतें हैं या लॉन्ग टर्म की जरूरतें, सरकार का काम है। फिर कहते हैं उसकी भी एक सीमा है, सरकार क्या कर सकती है उसकी एक सीमा है। और फिर कहते हैं अगर पॉपुलेशन एक थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाएगी तो फिर किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में सरकार की ये सीमाएं भी सीमित हो जाती हैं कि वो क्या कर पाएगी जनता के लिए। यानी कि वो सरकार के जो अधिकार हैं जनता के लिए कुछ करने के, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, ये उस जिम्मेदारी को कर्टेल करना चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको महंगाई रोकना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना। अगर मुझे लगेगा कि मैं इससे बाहर नहीं जा सकता तो मैं आपको नहीं दूंगा, तो आपको मरना है तो मरो। सीधे सपा। तो इनके संविधान में कॉर्पोरेट की सत्ता किस रूप में होगी? आइए सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर थोड़ा बहुत विश्लेषण भी कर लूंगा मैं। फिर आगे कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1955 का था उसके कुछ प्रिंसिपल थे, लेकिन बट स्टेट फॉर्मेशन हैज फॉलोड एनीथिंग बट दैट। उसने उसको फॉलो नहीं किया है। यानी कि कह रहे हैं कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन यहां पर अब जरूरी हो गया है, इसको नए तरीके से सोचने की जरूरत है। फिर कहते हैं जो 7th शेड्यूल और जो लोकल बॉडीज हैं उनका क्या रोल होगा, उसको भी रीशेड्यूल करने की जरूरत है पूरा का पूरा। अब कुछ इश्यूज उठाते हैं जिसमें वो रूरल अर्बन की बात करते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं, और गवर्नमेंट का रोल कहां तक सीमित होगा, लॉ एंड ऑर्डर, स्विफ्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और जो बोला अभी जो 3 बिल आए हैं जैसे भारतीय दंड संहिता है उसकी जगह न्याय संहिता आ गया, न्याय संहिता, कि ये कोई ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके छोटा मोटा बैकलॉग दूर कर दे तो कर दे, इसके आगे कोई हेल्पफुल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा और हाई कोर्ट का रोल क्या होगा? कहते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अब देखिए इशारे कहां जा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। गवर्नर का रोल क्या हो गया कि क्या मुख्यमंत्री को खत्म करने के इरादे हैं? मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं चाहिए अपना इस संविधान में, जनता का जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा उसकी हैसियत नहीं होगी, केंद्र सरकार जिसे बनाकर भेजेगी गवर्नर के रूप में, विवेक देबरॉय की नजर में उसके पास सत्ता रहेगी नए संविधान में। यस 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 जी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल 3 ऑर्गन हैं और इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कई आर्टिकल्स हैं, तो इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ नया किया जाना चाहिए। फिर कहते हैं राज्यसभा का रोल क्या होगा इसमें?
क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहां पर। यानी कि राज्यसभा की शायद जरूरत ही नहीं है, ये बाइनरी की क्या जरूरत है, लोकसभा राज्यसभा की क्या जरूरत है, राजा है ना। अभी तब आगे तक तो कहते हैं, जरूरत है, जब तक सर राज्यसभा की तब तक तो जरूरत रहेगी जब तक पूरा संविधान नया नहीं बना लेते, क्योंकि जो पुराना संविधान है उसमें तो राज्यसभा में पास हुए बिना तो कोई संशोधन या नया संविधान भी लागू नहीं हो पाएगा। अब वो कहते हैं आगे कि सिर्फ धारा 370 की बात नहीं है, जो और भी सारे के सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं वो क्यों होने चाहिए, और उसके अंदर धारा 371 मुख्य है, और शायद उसके अंदर जो गरीबों के लिए जो रिजर्वेशंस के मुद्दे हैं, SC ST के लिए वो मुद्दे भी आ जाते हैं कि पूरा एक नया रीवैम्प कर देना है पूरा का पूरा। फिर आगे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड कहते हैं, यहां पे मुझे बड़ा दुख हुआ पढ़कर, व्हाट सेंस डू वी मेक ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमें दिशा प्रदान करते हैं, हमें क्या करना है, भेदभाव मिटाना है, गरीबी हटानी है, समानता लानी है, सबको एजुकेशन देनी है, समान अधिकार देने हैं, हर व्यक्ति को एक समान तरीके से ट्रीट करना है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको बताते हैं। यानी नए संविधान में इनकी भी जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होंगे उनके नए संविधान में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि व्हाट सेंस डू वी मेक ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जरूरत क्या है उसकी। फिर कहते हैं दिस लिस्ट इज नॉट मेंट टू बी एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, माय क्वेश्चंस आर रेटोरिकल। अब आखिरी पैरा, मच ऑफ व्हाट वी डिबेट बिगिंस एंड एंड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हम करेंगे उसका आरंभ और अंत एक संविधान के द्वारा होगा, एक संविधान के द्वारा। कौन से संविधान, वर्तमान नहीं, नया वाला होगा। ए फ्यू अमेंडमेंट्स वोंट डू, कुछ अमेंडमेंट से अब काम नहीं चलने वाला है, दिन भूल जाइए कि कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। वी शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स, अब हमें ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने की जरूरत है, यानी कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, और डस्टर से पुराना लिखा हुआ सब मिटा देना है। यस, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल से, वी द पीपल से स्टार्ट करने की जरूरत है। वही देयर इज ए केस ऑफ, क्या कहते हैं, फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, वो ब्रांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं वो, we should go back to drawing board and start from first principle asking what these words in the preamble mean now। अब कहते हैं कि कुछ वर्ड हैं, अब उनका नया मीनिंग आज के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढने की जरूरत है कि क्या ये जरूरी है। ये कौन से शब्द हैं सर, मैं पढ़ना चाहूंगा, आप अंदाजा लगाते जाइए। पहला शब्द है सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, तीसरा डेमोक्रेटिक, चौथा जस्टिस, पांचवा लिबर्टी, छठा इक्वालिटी। इन सभी शब्दों पर, यानी कि सोशलिस्ट 1, सेकुलर 2, डेमोक्रेटिक 3, जस्टिस 4, लिबर्टी 5, इक्वालिटी 6 को रीडिफाइन करने की जरूरत है। इनकी क्या रीडेफिनेशन क्या हो सकती है, इनकी क्या परिभाषा हो सकती है सर, समानता की, समाजवाद की, इन सब की क्या नई परिभाषा होगी विवेक देवरॉय की नजर में, क्या हो सकती है, न्याय की क्या नई परिभाषा हो सकती है। हमारी जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो आई, सारी चीजें आई हैं, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आती हैं। अब ये 1789 की क्रांति के बाद जी, यहां पर ये शब्द जो हैं अपने आप में पूरी तरह से परिभाषित हैं। विवेक परिभाषित करना चाहता है। आप क्या परिभाषा देगा उसकी वो, आप सोचिए एक किस्म से कि क्या ये शब्दों के अर्थ बदले जा सकते हैं। दरअसल विवेक देवरॉय ट्रुथ का मीनिंग जो है उसको बदलना चाहता है। वो चाहता है कि ट्रुथ, जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, उसको मैं परिभाषित करूं, या मेरा जो राजा होगा नया वो परिभाषित करे उसको, वो जो कहेगा वो सच्चाई होगी। और आखिरी शब्द फिर वही कहता है, वी द पीपल हैव टू गिव। अब यहां पे असर्शन है, ऊपर लिखता है देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बढ़िया केस बनता है कि हम, अब जरूरत है कि हम इसको करें। लेकिन यहां पे लास्ट की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी द पीपल हैव टू गिव, मतलब मस्ट है, हैव टू गिव आवरसेल्व्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन।
हमें हर हाल में इसका मतलब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, क्योंकि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन अब कबाड़ा हो गया है, अब कूड़ा कचरा हो गया है। वो हमें 2047 तक लेकर नहीं जा सकता है। अब हमें ब्रांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, जिसके अंदर सारी चीजों को पुनर्भाषित किया जाएगा। राकेश जी। दिनेश सर, मैं अब इसके व्यावहारिक पक्ष पर आना चाहता हूं। विवेक देबरॉय ने लिख दिया, प्रधानमंत्री के बिल्कुल ब्लू आइड वे भी हैं, आंखों के तारे हैं, बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ये बिना प्रधानमंत्री की मंशा से, बिना भारतीय जनता पार्टी, बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े पदाधिकारियों की बिना मंशा के ये विचार देश के सामने परोस दिया गया होगा? क्या उनकी सहमति है कि अब संविधान बदलने की और देश के नागरिकों का मानस बनाया जाए? धीरे धीरे माइंड मेकअप करने के लिए ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में डाली जाती हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, दोनों प्रश्नों के मैं आपसे एक साथ जवाब चाहूंगा। क्या व्यावहारिक रूप से हमारा देश सचमुच उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां सत्ता में बैठे लोग बाबा साहब अंबेडकर का, नेहरू का, अबुल कलाम आजाद का, उन सब स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और परिश्रम का बनाया हुआ संविधान खारिज कर देंगे? क्या ऐसा वे कर पाएंगे? जी दिनेश जी। खारिज कर पाएंगे। और पहला प्रश्न था आपका कि ये रूपरेखा जो तैयार हुई है, ये तैयार किसने की है? नाम है विवेक देबरॉय। ही इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर की। जी। दरअसल अगर कोई और संविधान को पलटने की बात करता है तो सीधा जेल में जाना चाहिए उसको, कि आप संविधान को पलटने की बात कर रहे हैं। इसे मैं संविधान बदलना नहीं कह रहा हूं, मैं ये संविधान पलटने की बात हो रही है। और ये शब्द जो निकल रहे हैं, ये उस व्यक्ति से निकल रहे हैं जो प्रधानमंत्री ऑफिस के से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं एक प्रारूप के रूप में, वो शायद जज करना चाहते हैं कि जनता क्या चाहती है। ये उसका पहला टेस्ट केस है, वो भी एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के द्वारा। वो व्यक्ति जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद हर चीज के लिए प्रधानमंत्री उससे कंसल्ट करते हैं। तो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी चर्चा के, जो वहां पे उनका जो थिंक टैंक है अंदर का, जो प्रधानमंत्री घर के अंदर का जो थिंक टैंक है, ये उस थिंक टैंक से निकला हुआ विचार है। मैं आपको बताऊं, ये उसके क्या वे बदल पाएंगे संविधान को? क्या वे पूरी तरह बदल पाएंगे संविधान को? ये प्रश्न दूसरा है। अब देखिए, अगर इनके पास एक ब्लाइंड मेजॉरिटी आती है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये संसद में कुछ भी पास करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन खारिज करके नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, मंशा अगर ऐसी है, तो संसद की जरूरत ही नहीं है। संसद की जरूरत ही नहीं है। घोषणा कर दी, मैं राजा हूं, बात खत्म हो गई। जैसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है ये संविधान बेकार है, मैं उठा के फेंक देता हूं, वो फेंक देते हैं। जो राजा आता है वो अपना निजाम लेके आता है, अपना संविधान लेके आता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो 10,000 शब्दों का है, 10,000 शब्दों का, 50 पेज। जी। एक दिन ऐसा होता है कि 3 व्यक्ति एक साथ में मेलबोर्न के एक होटल में जाते हैं और वहां से 3 दिन के बाद निकलते हैं और पूरा संविधान उनके हाथ में होता है 3 दिन में। अब वो संविधान ऑस्ट्रेलिया की बाइबल है, जो भी है, लिमिटेड है, 50 पेज है, वो उनकी बाइबल है। वो उसको फॉलो करते हैं, मरते दम तक फॉलो करते हैं, और कभी उसे बदलने की सोचते नहीं। कभी ये नहीं कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। पर कहीं ना कहीं अब ये जो विचार निकल कर आ रहे हैं, ये उस एक प्रोसेस का हिस्सा है, उस दक्षिण पंथ का, अल्ट्रा राइट का एक हिस्सा है, जहां पर वो हर चीज को बदल देना चाहते हैं। वो पुराना एक क्या कहते हैं, ऐड आता था, सारे घर के बदल दूंगा, सारे घर के बदल जाते हैं। जी। बल बदलने होते, सारे घर के बदल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मैं इसी से मिलता जुलता, जी दिनेश सर, इसी से मिलता जुलता मैं सवाल पूछना चाहता था। क्या इसे उनका जो अल्टीमेट गोल है, अंतिम लक्ष्य है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका संकल्प है, एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, क्या इस आलेख को
उस दिशा में एक कदम मान सकते हैं। यद्यपि उसका इसमें जिक्र नहीं है, धर्मनिरपेक्षता पर जरूर सवाल है कि इन शब्दों की क्या जरूरत है, लेकिन आने वाले कल में क्या अगला कदम वो हो सकता है? उसी दिशा में है, उसी दिशा के अंदर है कि मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मैंने कह दिया वो अंतिम शब्द है। तो मैंने तभी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा ये वी द पीपल से स्टार्ट नहीं होगा, मी द किंग से स्टार्ट होगा। बिल्कुल, ये मी द किंग से स्टार्ट होगा और जो मैं कहूंगा वो फाइनल है। दूसरी बात, जब ये गवर्नेंस को सरेंडर कर देते हैं कि मेरी एक लिमिट है आपको सर्व करने की, इसका मतलब है कि सारी चीजों को मार्केट फोर्सेस को सौंप देने की बात है। कुछ व्यक्ति ये सवाल मेरा अनुत्तरित रह गया दिनेश सर, ये सवाल शुरू में अनुत्तरित रह गया था। कॉर्पोरेट के हाथ में सत्ता की चाबी जी, तो हर चीज मार्केट फोर्सेस के पास चली जाएगी। यानी कि राजा को दरबारियों की जरूरत होती है। बिल्कुल, बड़े जमाने में राजा भांड भी रखा करते थे वैसे जी, दोनों चीजें। तो इन्हें दरबारियों की जरूरत है। वो दरबारी कौन है? वो मार्केट के ताबेदार लोग हैं जी। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि मेरी गवर्नेंस की एक लिमिट है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, यानी कि अपना भला खुद देखो, मरो जियो, जो करना है हर चीज मैं तुम्हें दे नहीं सकता। अगर आप सोचो दवाइयां चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, या महंगाई कुछ बहुत हो गई, बेरोजगारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी लिमिट है। जिसको उन्होंने वर्ड जहां पे यूज किए हैं, गवर्नेंस इज अबाउट प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड एंड देयर इज ऑप्टिमल लेवल एट विच दीज कैन बी प्रोवाइडेड। उसकी एक सीमा है जहां तक मैं प्रोवाइड कर सीमा है, उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इस बात को गवर्न करेंगी कि दिशा क्या होगी, राजा गाइडिंग फोर्स होगा, मी द किंग, यहां से ये स्टार्ट होगा। जी राकेश जी। एक आखिरी सवाल सर, जो उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन पर भी सवाल किया, ये खारिज होने वाली बात रह गई थी, आप जी जी हाँ जी जी जी। दरअसल ये सब कुछ निर्भर करेगा कि भारत की जनता क्या चाहती है। बहुत सारे फैसले ऐसे होंगे अब भारत की जनता पर डिपेंड करेंगे कि क्या आप क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आज जिस 1000 साल के एक नए कालखंड की स्थापना की बात की जा रही है, वो डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकता, उसका आधार लोकतंत्र नहीं हो सकता है। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का अब आपको मतलब समझ आना शुरू हुआ है कि ये क्या मतलब है, इसका हिडन मीनिंग क्या है। और वैसे ये अपने आप को बुद्ध के समकक्ष समझ रहे हैं, नानक के समकक्ष समझ रहे हैं कि पूरे कालखंड को ये प्रभावित कर सकते हैं। 250 साल अंग्रेजों ने राज किया था, 1000 साल की कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। मुस्लिम रूलर ने भी 1000 साल की कल्पना नहीं की थी, अशोक ने नहीं की थी, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं की थी, कनिष्का ने नहीं की थी, विक्रमादित्य ने नहीं की थी। ये उनसे से ऊपर है, ये ब्रह्म ऋषि हैं, ये 1000 साल सेट करके जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। जी मेरा सवाल आखिरी ये है कि राज्यों के पुनर्गठन पर उन्होंने सवाल किया है, विवेक देबरॉय ने, कितने राज्य होने चाहिए इस पर भी बात कर रहे हैं, जबकि पिछले दशकों में बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे छोटे राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना। तो क्या इनके नए संविधान में हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान निर्माताओं ने सोचा था, बहुत लंबी बहसों के बाद राज्यों के अपने अधिकार थे, उन्हें भी एक स्वायत्तता दी गई थी, बहुत सारे विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। ये जो सपनों का संविधान है विवेक देबरॉय का, या हम माने कि उनके जो नियंता है, उनके सपनों का जो नया संविधान आने वाला होगा, उसमें राज्यों की दशा कैसी रहेगी? क्या उनकी कोई स्वायत्तता बची रहेगी? इस आलेख में कुछ है इसके बारे में? उनका कहने का तात्पर्य है कि राज्य होंगे ही नहीं, तो पूरी एक इकाई होगी, एक इकाई होगी, उसी के अनुसार मैं जोन बना दूंगा और मैं अपने हिसाब से जो मेरा मन होगा वो मैं करूंगा। यहां पर जब आप राज्यों को चिन्हित करके वहां पर उसको एक किस्म से चुनौती दे रहे हो, आप दरअसल हर चीज को चुनौती दे रहे हो जो इस संविधान में लिखा हुआ है। आप कहते हो कि ये आपको 2047 के लायक नहीं हो। जब आप कहते हो कि एवरेज एज 17 वर्ष होती है कॉन्स्टिट्यूशन की और 73 साल की उम्र हो गई, अब आप बूढ़े हो गए हो, जाओ रिटायर हो जाओ, हमें नए संविधान की जरूरत है। ही वॉन्ट्स टू रिटायर इट। तो वो चुनौती जो है वो ये है कि हर चीज की इसके अंदर है, कुछ भी नहीं बचेगा यहां से। आप ये मत कल्पना कीजिए कि ये बच जाएगा और ये छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं सर, वो हर चीज बदल देंगे सर यहाँ पर। जी कुल मिला के दिनेश जी, आपकी बातों से और विवेक देबरॉय जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया हैं,
उनका जो आलेख आज मिंट में छपा है उसका आपने बहुत विस्तार से विश्लेषण करके बताया और उस खतरे की ओर देश को चेताने की कोशिश की है। अगर ये जो दृष्टि पत्र है, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इस संविधान को हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक शब्द जी कि ये संविधान दरअसल कॉलोनियल विरासत है। ये शब्द भूलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको याद रखेंगे। शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इसी भावना को लोगों के सामने रखना चाहती कि ये तो औपनिवेशिक विचारधारा से आया हुआ और उससे प्रेरित संविधान है, इसलिए इसको हटाओ। और हमारा जो हजारों साल की परंपरा का संविधान है, मनुस्मृति, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी के समय स्थापित करना चाहता था, संविधान को खारिज करके मनुस्मृति को ही तो लागू कराना चाहता था संघ। हो सकता है ये उस सपने की दिशा में एक कदम और हो सकता है। वो जो संविधान नया बने उसमें पहली लाइन आप बार बार जो याद दिला रहे हैं कि विवेक देवरा कह रहे हैं कि इन सब की जरूरत नहीं है, हो सकता है पहली पंक्ति 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी के उस विचार पर आधारित हो और लिखा हो, राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत देश का संचालन होगा। प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, यानी माननीय प्रधानमंत्री इस देश के चक्रवर्ती सम्राट होंगे, उन्हें दैवी अधिकार प्राप्त होंगे जैसे ईश्वर ने उन्हें दिए हैं, और उन अधिकारों के तहत, उन्हीं अधिकारों के, राजा के उसी दैवी अधिकार के अंतर्गत जो भी 10-20 पेज का संविधान वे लिख देंगे उसे देश को मानना होगा। इस दिशा में आज पहला कदम रख दिया गया है। अब यह देश के लोगों को सोचना है कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को स्वीकार करना है, उसे जारी रखना है, या ये जो आलेख दिनेश बोहरा साहब दिखा रहे हैं, बहुत लंबा आलेख छपा हुआ है, और इसे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मानना चाहिए। ये घोड़े के मुंह से कहे गए शब्द हैं। विवेक देवरॉय भले एक अधिकारी हैं, एक परिषद के, प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद के मुखिया हैं, लेकिन क्यों ना इसे सर्वोच्च श्रीमुख से आया हुआ विचार माना जाए। ये विचार करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। दिनेश बोहरा सर, आपने बहुत अच्छे से हमें आने वाले कल के इस खतरे से आगाह किया, बहुत विस्तार से आपने समझाया कि कौन सा नया संविधान ये लोग लाना चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये बातचीत आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।